भक्ति काल में मलिक मोहम्मद जायसी का स्थान। जायसी प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनको अमेठी राजघराने ने पर्याप्त सम्मान दिया। यद्यपि ये कुरूप थे, फिर भी अपार प्रतिभा के धनी थे। शेरशाह इनकी इस विकृत छवि को देखकर हंस पड़ा था। तब इन्होंने साहित्य जनित उत्तर देते हुए कहा था कि मोही का हंससी की कोह रही। जायसी जन्म से मुसलमान भले ही हो, किंतु हृदय से वे हिंदू थे। इसका जीवंत प्रमाण इनकी कृति पद्मावत है। पद्मावत प्रेम प्रधान महाकाव्य है। इसमें इतिहास और कल्पना का समानांतर योग है। जायसी प्रेमी कवि थे। प्रेम मार्ग का प्रवीण प्रतीक होकर भी जायसी ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलाने का, दोनों की संस्कृतियों को मिलाकर एक नई संस्कृति बनाने का कार्य किया। वे मुसलमान तो थे ही, किंतु कट्टर नहीं थे। इन्होंने साधु और संत दोनों का समागम किया था। इन्होंने संसार को देखा भी था और समझा भी था। वे एकेश्वरवादी होकर भी अद्वैतवादियों की तरह आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं मानते थे। वे अनहलक वाली विचारधारा के साथ साथ अहम ब्रह्मास्मि के सिद्धांत के विश्वासी थे। उनके ऊपर वेदांत का भी पर्याप्त प्रभाव था। इसी से वे जगत की ब्रह्मा से पृथक सत्ता को छाया मात्र मानते हैं। उनकी रचनाओं में वेदांत और प्रतिबिंबवाद का आभास भी मिलता है। उनकी वृत्ति खंडनात्मक न होकर मंडनात्मक थी। वे सूफी थे, अतः इसी मत के पूजक होने के कारण वे निर्गुण ईश्वर, अलौकिक सौंदर्य, अनंत गुणों को और अनंत शक्ति से पूर्ण ब्रह्म के उपासक थे। वे प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। तथापि पद्मावत में हमें यत्र तत्र वीर रस का भी सुंदर वर्णन मिलता है। उन्होंने पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम लिखा। इनमें से इनका प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत है। हिंदी के प्राचीन महाकाव्यों में रामचरितमानस से पूर्व पद्मावत का ही स्थान आता है। जायसी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए पर्याप्त श्रम किया। जब हम जायसी का जीवन परिचय पढ़ते हैं तो साथ ही साथ उनकी काव्य कला के बारे में भी विचार किया जाना चाहिए। जायसी का पद्मावत सूफियों की मसनवी पद्धति पर लिखा हुआ एक प्रेम प्रधान काव्य है और इसके आधार पर ही जायसी की काव्य कला का स्पष्ट रूप से विवेचन किया जा सकता है। पद्मावत इतिवृत्तात्मक होते हुए भी रसात्मक है। इसमें आए वस्तु वर्णन इसका प्रमाण है। द्वीप, नगर, राजभवन, दुर्ग, सरोवर, जल क्रीड़ा, रूप सौंदर्य आदि का विस्तृत वर्णन उन्होंने इसमें किया है। वे प्रकृति सौंदर्य के पारखी थे। उनका हृदय प्रकृति की मनोरम और मंजुल क्रीड़ाओं को देखकर अत्यंत ही आनंदित होता था। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने भी इसी बात को दोहराया है कि जायसी ने मानव की चिर सहचरी प्रकृति को अत्यंत ही भावपूर्ण दृष्टि से देखा था। उसके सूक्ष्म मनोभावों के बड़े ही सरस और सुंदर चित्र अंकित किए। यही कारण है कि जायसी का पद्मावत प्रकृति पट पर अंकित मानव मनोभावों का आकर्षक चित्र है। उनकी रहस्य भावना भी उनके काव्य की महत्तम उपलब्धि मानी जा सकती है। पद्मावत श्रृंगार प्रधान रस काव्य है। इसमें आद्यंत रति नामक स्थायी भाव की पूर्ण अभिव्यंजना हुई है, किंतु अंत में करुण रस की अवतारणा भी दिखाई देती है। इतने पर भी यह स्पष्ट है कि जायसी ने श्रृंगार रस के बड़े मनोरम चित्र अंकित किए और संयोग और वियोग में से वियोग को गहन भूमिका पर प्रस्तुत किया। उनकी भाषा अवधी है। इनके काव्य में अवधी भाषा का स्वाभाविक सौंदर्य देखते ही बनता है। भाषा में तद्भव शब्दों का बाहुल्य है। अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग बहुत ही कम है। शैली मसनवी है और उन्होंने प्रायः सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग किया है। इनके द्वारा मानव मनोभावों को बड़ी ही रमणीय अभिव्यंजना की गई है। जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, रूपकातिशोक्ति का प्रयोग उन्होंने सर्वाधिक मात्रा में किया। इनका प्रयोग काव्य में अर्थ, गांधीर्य और भावोत्कर्ष में सहायक हुआ है। जायसी ने प्रमुख रूप से दोहा चौपाई छंद में ही अपने काव्य की सृजना की है और डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने उनकी इस छंद पद्धति को कड़वकबद्ध छंद पद्धति कहा है। उनका पद्मावत प्रेमाख्यानक काव्य है, जो भारतीय प्रेम पद्धति के आधार पर जितने भी काव्य लिखे गए हैं उनमें न तो प्रेम की महिमा को सही रूप से निरूपित किया गया है, न उसके महत्व को, परंतु जायसी का पद्मावत इसका अपवाद है। इनकी प्रेम पद्धति में प्रेम की पीर, विरह वेदना, अनुपम सौंदर्य को विशेष स्थान प्राप्त है। उनका विरह वर्णन तो विशेषकर नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है। अतः जब हम भक्ति काल के स्वर्णिम युग की बात करते हैं तो उसमें मलिक मोहम्मद जायसी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि उन्होंने तुलसी और कबीर के साथ साथ एक ऐसी भावभूमि की स्थापना भक्ति काल में की थी जो उन्हें भक्ति काल में एक विशिष्ट स्थान का अधिकारी बनाती है।